हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल. सो लेट्स कंटिन्यू आवर ऑनगोइंग लेक्चर सीरीज, जिसमें कि हम बेसिकली पढ़ रहे हैं बेसिक इकोनॉमिक्स, जो कि आपका पूरा कवर करता है एमपीपीएससी का जीएस पेपर 2 के पार्ट बी का. ओके, जिसमें कि हम फर्स्ट यूनिट का जो सेकेंड टॉपिक है, बिकॉज दिस इज सेकेंड लेक्चर ऑफ ऑनगोइंग लेक्चर सीरीज. तो ये इस टॉपिक में हम बेसिकली इंडस्ट्रीज के क्या इश्यूज हैं और क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए हैं सिंस इंडिपेंडेंस की इंडस्ट्रियल या सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी को बूस्टअप किया जा सके. ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. फॉर दिस लेक्चर फॉर यू इज प्रेजेंटेड बाय मी माई सेल्फ आर्ची साहनी. एज यू ऑल नो कि हमारे एमपीपीएससी के मेंस के पेपर में जीएस पेपर 1 टू जीएस पेपर 6 इन अ नटशेल बोला जाए तो 6 मेंस के पेपर होते हैं, राइट. और ये जो है पूरे 6 पेपर्स के लिए आपका बहुत ही अच्छा क्वालिटी ऑफ द कंटेंट जो है प्रोवाइड किया जाता है हमारे फैकल्टीज के द्वारा, ताकि जो है आप एट लास्ट आपको कोई भी जो है प्रॉब्लम ना हो जब आप खुद से जब तैयारी को स्टार्ट करें, क्योंकि आपके पास एक कंसाइज नोट्स होंगे हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए. वीडियो लेक्चर्स का सीक्वेंस होगा, तो आप अच्छे से वीडियो लेक्चर्स को देखिए और उसके बाद जो है खुद के भी नोट्स बनाएं, और थोड़ा सा जब रिवीजन मतलब करने का वो हो कि मतलब कोई 4-5 जब लेक्चर्स हो गए तो लगे कि नहीं यार आप भूल रहे हैं, तो when you going to start your revision practices, तो तब हमारे नोट्स को एक बार फिर से जो है एक बार देख लें, गो थ्रू हो जाए, ताकि और अच्छे से जो है आप एक्यूरेट जो है आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स थोड़े से जब आंसर राइटिंग में आप ये फैक्ट्स एंड फिगर्स को यूज करते हैं तो वो और ज्यादा आपकी कॉपी को एनहांस करता है. ठीक है, तो चलिए बाकी ये जो सारा सिलेबस है दैट इज होलिस्टिक टू जो रीसेंट का भी नया सिलेबस में काफी कुछ चेंजेस हुए हैं, उसको मद्देनजर उसको देखते हुए ही आपका पूरा ये कंटेंट रेडी किया गया है. ओके, और हमारे बेसिकली जो हम आज पढ़ने वाले हैं इश्यूज एंड इनिशिएटिव्स, जो कि हम एग्रीकल्चर लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं. इन टुडेज लेक्चर वी विल गोइंग थ्रू इंडस्ट्री, फिर उसके बाद हम सर्विसेज और बाकी जो है पूरा सिलेबस कैसे हम गो थ्रू होंगे. यू कैन डायरेक्टली सर्च इट इन इंट्रो वीडियो. अगर मैं आशा करती हूँ कि ऑब्वियसली अगर आप लेक्चर नंबर 2 में हैं तो ऑब्वियसली ये इट्स एन ऑब्वियस कि आप जो है इंट्रो वाली वीडियो देखते हुए आ रहे होंगे. ठीक है, क्योंकि एकदम से आप एक किसी टॉपिक पे जो है पर्टिकुलर टॉपिक में स्विच हो जाता है तो एक जो कंटिन्यूटी है, क्योंकि मैं अगर मान लीजिए कि कोई बेसिक टर्म्स को पहले समझा चुकी तो ऑब्वियसली मैं उसको ऑनगोइंग लेक्चर्स में फिर उसको मैं ये सोचूंगी कि ये बच्चे को आ रहा होगा, क्योंकि ये मैं लास्ट क्लास में फिगर्स को या फैक्ट्स को समझा चुकी हूँ. तो इसीलिए आप जब कभी भी जो है सिक्वेंस को मत तोड़िए. ये नहीं कि आपको सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन समझना है तो आप उस नंबर की लेक्चर में चले गए. ठीक है, तो इसलिए आप जो है पूरा एक कंटिन्यूएशन में लेक्चर्स को देखिए और एट लास्ट फिर आप ही को ये एनहांसमेंट, आप ही को खुद में ही बहुत काफी चेंजेस लगेंगे कि पूरा टॉपिक भी हो जाएगा हंसते खेलते, पूरा आपका पूरा मेंस की आपका जो है जीएस पेपर 2 का पार्ट भी पूरा कवर भी हो जाएगा और आपको बहुत ज्यादा चीजें याद भी नहीं करनी पड़ेगी, राइट. और दिस इज इन समथिंग मतलब सम इंट्रो अबाउट मी, आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं. और एट लास्ट हमारे द्वारा जो है हमारी टीम के द्वारा डिफरेंट कोर्सेज रन किए जा रहे हैं. ठीक है, लाइक अगर हम बात करें तो एमपीपीएससी का मेंस का पेपर, प्रीलिम्स का पेपर, बेसिकली मेंस जो अभी अपन कर रहे हैं वीडियो लेक्चर्स, प्रीलिम्स के वीडियो लेक्चर्स, और उसके बाद मॉक टेस्ट सीरीज मेंस की बात करें या फिर प्रीलिम्स की प्रीवियस ईयर्स के आंसर डिस्कशन, और एट लास्ट कंप्लीट नोट्स. ओके, और इन सब में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट अवेल करना है तो आप ये मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं ताकि आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट जो है मिल जाएगा. ओके, और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आपको कोर्सेज के रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो यू कैन डायरेक्टली विजिट www.itstraight0.in. ओके, और एट लास्ट तब भी कोई क्वेरीज रह जाती हैं तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर. चलिए, तो आज का हम जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश इरा. सबसे पहले क्योंकि एज यू ऑल नो कि हमारी जो है एक इंडिया जो था फॉर्मर एक ब्रिटिश कॉलोनी की तरह जो है रूल किया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा. पहले ब्रिटिश की एक कंपनी आई दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन सिंस 1857 के रिवॉल्ट के कारण क्या हो गया कि उनको लगा कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली हटानी चाहिए. किसको लगा? ब्रिटिश के जो क्राउन रूल वहां पे चल रहा था. और 1858 के बाद से जो है आपका क्राउन रूल या प्रिंसेस का जो रूल एलिजाबेथ है जो वहां की यूके का जो पूरा चलता है, उनका रूल जो है हमारी इंडिया में आने लगा, मतलब चलने लगा एक बेसिकली. ठीक है, तो सिंस अगर हम बात करें कि ब्रिटिशर्स के टाइम से ही हमारा इंडस्ट्रियल मतलब कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि ड्यूरिंग ब्रिटिश इरा हाउ वाज द सिनेरियो इन इंडिया, या इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा था ब्रिटिश के टाइम पे. तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो मतलब बेसिकली हम बोलेंगे कि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे कि हमारे
हमारे यहाँ से क्या करते थे, जो उनकी फैक्ट्रीज, जो भी उनका जो प्रोडक्ट में जो उनका इनपुट लगना है उसको क्या करते थे, वो इंडिया से जो है वो ग्रोन कराते थे। लाइक क्लॉथ में अगर डाई करनी है तो उसमें इंडिगो का प्लांटेशन, तो वो प्लांटेशन इंडिगो का जो है इंडिया में कराते थे। ठीक है, ऐसे स्पाइसेस का प्रोडक्शन इंडिया में कराते थे। टी कॉफी उनको अच्छी लगती थी और उससे उनको बेनिफिट होता था, प्रॉफिट होता था, तो वो इंडिया पे कराते थे। तो इसकी वजह से क्या होता था कि एक इंडिया को एज एन इनपुट भी माना जाता था और एट लास्ट फिर मार्केट भी जो है इंडिया से ही किया जाता था। कैसा मार्केट की जो आउट प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट्स कॉटन के, जैसे मान लीजिए कि वहां पे जो है मशीन से कपड़े बने, तो वो मशीन बिकेंगे कहाँ, तो ओवरऑल वो फिर इंडिया या फिर जो भी और भी ब्रिटिशर कॉलोनीज, जो साउथ अफ्रीका वाली साइड में भी बहुत सारी ब्रिटिश कॉलोनीज थी, तो वहां पे जो है आउटपुट भी यहाँ पे सेल किया जाता था। तो मतलब इसको बोलते हैं हम डबल बर्डन ऑफ एन इकोनॉमी की, मतलब आप यहाँ का इनपुट भी लेते जा रहे हो और यहीं पे जो है आप अपना मेन मार्केट भी क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, पहले तो सिंस बिगनिंग अगर हम देखें तो कॉटन, सिल्क, वूलन क्लॉथ्स, ये सब जो है इंडिया के एक्सपोर्ट किए जाते थे। स्पाइसेस होता था, बहुत सारी चीजें जो है इंडिया की एक्सपोर्ट की जाती थी। द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लेड टू डिके ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, क्योंकि बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया था, इंडस्ट्रीज बन गई थी, तो और जो हमारी इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, जो हाथ से बुन के जो है कपड़े बनते थे, उनको टाइम भी लगता था और कॉस्टली भी होते थे एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रीज के जो आउटपुट रहते थे। इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक प्रभाव पड़ा हमारी इंडिया की इंडियन इंडस्ट्रीज में। और पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन, मशीन मेड गुड स्टार्टिंग फ्लडिंग इनटू इंडियन मार्केट। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि एट लास्ट जो ब्रिटिशर्स, फैक्ट्री से सामान जल्दी बनता है तो क्या करते थे ब्रिटिशर्स, उसको जो है आपकी इंडिया में ही उसको एक मार्केट बना देते थे। And the decline of traditional handicraft was not followed by the rise of modern industrialization in India due to British policy of encouraging the import of Britishers मेड गुड्स एंड एक्सपोर्ट द रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। तो लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इंडिया में हो सकता था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इतना ज्यादा जो है खबर ही नहीं दी, इतनी ज्यादा नॉलेज ही नहीं दी कि अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है ये वो। तो इसकी वजह से क्या हुआ एट लास्ट कि वहां पे जो है ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ। इम्पैक्ट नहीं होने के कारण क्या हुआ कि उनको जो है आपका जो सॉल्यूशन बोलना चाहिए कि आपका बहुत अच्छे से जो है आपको इकोनॉमी जो है प्रॉफिट में जाना चाहिए, वो इकोनॉमी और डिक्लाइन में जाने लगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपका रॉ मटेरियल भी जा रहा है और यहीं पे आपका मार्केट भी आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा। उसके बाद अगर हम बात करें कि ब्रिटिश एरा के बाद क्या आ गया, हमारा इंडिपेंडेंस आ गया। तो अब इंडिपेंडेंस में भी हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो धीरे धीरे उसमें ग्रोथ भी हुआ, रिटार्ड भी हुआ। फिर 1991 में जो एलपीजी जो बहुत ज्यादा डिक्लाइन, चाहे वो फिर एग्रीकल्चर फील्ड में जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो कि हम आज पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में हम सर्विसेज सेक्टर पढ़ेंगे, सभी में जो है काफी डिक्लाइन आया था 90s के टाइम पे। ठीक है, उसके बाद ही जो है काफी पॉलिसीज गवर्नमेंट की चेंज हुई थी। ओके, तो द मेन फीचर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वर्क, क्या क्या मेन कारण क्या थे कि सबसे पहला जो मेन प्रायोरिटी थी कि जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनको हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना है ताकि हम जो है सेल्फ सफिशिएंट हो सके, हम जो है बहुत ज्यादा जो है दूसरे कंट्री या दूसरे नेशंस पे डिपेंड ना हो सके। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए था, हमें भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहिए थी। तो धीरे धीरे हमने क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बूस्टअप हुए। मतलब पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन 1850s के टाइम पे आ गया था और हमारे इंडिया में पूरे 1 साल बाद। तो काफी हमने जो है मतलब लैक किया इस चक्कर में, है ना। उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज एक्सट्रीमली अंडर डेवलप्ड बाय वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि बहुत ज्यादा हमें नॉलेज नहीं था, ब्रिटिशर्स हमको हमारे साथ बहुत ज्यादा नॉलेज शेयर नहीं करते थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो नीड थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वो काफी वीक थी। एंड द लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट के पास भी इतना ज्यादा फंड नहीं था, इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं था। तो इसकी वजह से क्या होता था कि उसके गवर्नमेंट के फंड और इंडस्ट्रियलाइजेशन कम होने की वजह से एट लास्ट क्या हुआ कि आपका जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बूस्टअप नहीं हो पाया और अंडर डेवलप्ड फेज में चला गया। एंड द स्ट्रक्चर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ द इंडस्ट्रीज वर इन फ्यू हैंड्स। तो जो कुछ बहुत अमीर थे या जो सिर्फ ब्रिटिशर्स की उस समय जो है ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो है बोलना चाहिए कि उनके पास सत्ता थी या बहुत राजा महाराजा टाइप के जो लोग थे उनके पास काफी पैसा था, तो उन्हीं लोग जो है बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन में, बहुत ज्यादा तो नहीं बोलना चाहिए बट थोड़ा बहुत जो है वो जो है अपने हाथ में रखते थे कि नहीं हम इसको जो है बूस्टअप करेंगे, हम जो है फैक्ट्रीज चलाएंगे, इस टाइप से। एंड टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल्स वर इन शॉर्ट सप्लाई। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज शॉर्टकमिंग्स द नेशनल लीडरशिप रीच्ड ऑन अ कंसेंसस दैट इकोनॉमिक सोवरेनिटी एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस
ले द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्लूडिंग डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। और उसके बाद बहुत सारे पॉलिसीज मेजर्स लाए गए ताकि जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्टअप भी किया जा सके और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जा सके। ठीक है, उसके बाद जैसे कि जो हम 1950 की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे अपने 5 ईयर प्लान, जिसको हम पंचवर्षीय योजना भी बोलते हैं, तो हमारे 5 ईयर प्लान्स भी आ गए थे। ठीक है, तो सबसे पहला तो जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो बेसिकली बोला जाता है, उस समय तो क्या था, एग्रीकल्चर को बूस्टअप दिया गया था। तो उस समय फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बहुत ज्यादा फोकस आपका जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे किया ही नहीं गया, क्योंकि हमारी जो मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर के फील्ड में थी, है ना। तो इसलिए जो फर्स्ट ईयर प्लान है डिड नॉट एनविसेज एनी लार्ज स्केल प्लान फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज वर सेटअप इन द पब्लिक सेक्टर। जो मतलब जो बड़े बड़े लोग थे या मतलब थोड़ा बहुत जितना गवर्नमेंट का सपोर्ट हो सकता था, उनने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान टूल्स, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इस टाइप के जो है गवर्नमेंट ने कुछ जो है फैक्ट्रीज बनाई ताकि जो है एक तरीके से जॉब भी क्रिएट कर सके और अपनी इंडस्ट्री, थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम बूस्टअप भी कर सकें। फिर उसके बाद जो सेकेंड 5 ईयर प्लान, जिसको हम पीसी महलनोबिस मॉडल भी बोला जाता है, उसमें सबसे ज्यादा आपकी जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया। उसमें ज्यादातर आपका क्या है, मशीन बिल्डिंग में हैवी केमिकल, सीमेंट इंडस्ट्री, हैवी स्टील, कोल, आयरन इंडस्ट्री, बेसिक इंपॉर्टेंट जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल एरिया में, उनको सब चीजों को आपका ज्यादातर फोकस कब किया गया, मतलब आपका 1956 के सेकेंड 5 ईयर प्लान में। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान आ जाता है। तो थर्ड 5 ईयर प्लान में बेसिकली इस सेकेंड 5 ईयर प्लान को ही कंटिन्यू किया जाता है। एज अ रिजल्ट सेकेंड एंड थर्ड 5 ईयर प्लान ग्रेट एम्फेसिस ऑन बिल्डिंग अप ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, मोड्स ऑफ द कैपिटल। अगर आपने सुना हो भिलाई स्टील प्लांट है ना, बोकारो, तो ये सब जो जो ज्यादातर आपके हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रीज कब बनी, ये आपकी सारी सेकेंड और थर्ड 5 ईयर प्लान के फेज में ही बनी। तो मतलब आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान को छोड़ा जाए तो फर्स्ट फेज जो आपका 15 साल का 16 साल का, उसमें इंडिपेंडेंस के उसमें काफी कुछ जो है ग्रोथ किया गया है इन द फील्ड ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, द फर्स्ट 5 3-year plans are important because their aim was to build a strong industrial base in India. This first phase of industrialization development in India laid the foundation of strong industrial base. तो हमारा उस समय ग्रोथ करीब 5.7 से 7.2 होने लगी। 9 मतलब फर्स्ट फेज में आपका जो है 5.7 आई, फिर उसका 7.29 आई, तो मतलब आपकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो थी वो कंटिन्यूएशन में आपकी बढ़ती जा रही थी, है ना। तो ये काफी अच्छा चीज था हमारे लिए, इंडस्ट्रियल बूस्ट है। ये देख रहे हैं कि ये हमने बेसिकली क्या किया कि आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट आपका 5.7 और कैपिटल गुड सेक्टर ग्रोथ रेट, जो मतलब आपका कैपिटल जिससे पैसा बन रहा है, वो आपका कितना 9.8, 13.6, 19। तो ये भी हमने बहुत ज्यादा किया और इसकी वजह से हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बूस्टअप में देखा गया। ठीक है, उसके बाद जो है फिर उसके सेकेंड फेज आपका डिक्लाइन फेज में बोलते हैं, क्योंकि उस समय आपके इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना 1962 1965 ये जो वार्स हो गए, इसकी वजह से जो है आपका फिर से जो है हमें क्या करना पड़ा कि डिफेंस में ज्यादा फोकस करना पड़ा। और फिर से हमारी जो है फिर जब सेकेंड 5 फेज जो आपका कंप्लीट होगा तो आपका जो 5th 6th 5 ईयर प्लान आएगा, उसके बाद क्या होगा कि हमें फिर से एग्रीकल्चर या ग्रीन रिवॉल्यूशन जो अपन निकल पड़ा था, तो वो ग्रीन रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमें फिर से सबसे पहले जब भी हम इकोनॉमी को देखते हैं तो हमारे को जो है प्राइमरी सेक्टर पे मेन फोकस करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हमने फिर से जो है एग्रीकल्चर में देखा। तो सेकेंड फेज आपका बेसिकली डिटार्ड मोड मतलब डी एक्सिलरेट मोड में बोलते हैं। इसको हम वेज गुड मॉडल, जो कि CN बाकिल और पियर ब्रह्मानंद एडवोकेटेड वेज गुड मॉडल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इनने बेसिकली आपका क्या बोला कि एट द लो लेवल ऑफ कंजम्पशन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर डिपेंड ऑन हाउ मच दे कंज्यूम। तो बेसिकली वो कंज्यूम कितना करेंगे, वो उनका जो है प्रोडक्शन मतलब उनका कंजम्पशन किस पे डिपेंड करेगा कि कितना वो कमा रहे हैं, कितना उनकी जो वेजेस हैं। तो इसीलिए जो है वेजेस का जो है गुड्स के साथ जो है एक ग्राफ बनाया गया, मॉडल बनाया गया कि नहीं हमें इतनी बेयर इनकम तो इनको करानी है ताकि इन लोग अपना लाइवलीहुड अच्छा करें। सो दे डिफरेंशिएटेड बिटवीन वेज गुड एंड नॉन वेजेस गुड। तो बेसिकली वेज गुड वही जिसको कंजम्पशन इंक्रीज होता है वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी में, और नॉन वेजेस गुड वो जो कंजम्पशन मतलब इंक्रीज नहीं करते। तो इन सब चीजों का जो है कॉन्सेप्ट आपका सेकंड ग्रोथ में आया। अब आप देखिए कि यहाँ तक आपका 9.3 थर्ड फेज तक तो आपका थर्ड 5 ईयर प्लान तक अच्छा चला। 1962 में ही वॉर वगैरह हो गया, उसकी वजह से हमारा 8.8 पे नहीं है। फिर उसके बाद तो आपका 66 67 में 0.3। फिर अब इसके बाद जो है फिर आपका थोड़ा सा बूस्ट
पुशअप हुआ 67 अराउंड में, ठीक है। तो थर्ड फेज आपका लगभग आपका सेकंड फेज आपका क्या 1980, तो मतलब ये पूरा लगभग मतलब ग्रोथ हुई, लेकिन यही वो बहुत 9.3 तक तो नहीं पहुंच पाई थी, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि फिर उसके बाद 1976 में फिर से हुआ, फिर 77 में फिर से युद्ध हो गया, तो इसकी वजह से फिर माइनस में चली गई आपकी फोर्थ और फिफ्थ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है। तो बेसिकली आपके कॉज ऑफ ये डिक्लेरेशन या आपके जो पूछे भी जा सकते हैं, और इन पॉइंट्स को आप अभी भी लिख सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो है निगेटिव रिटार्ड ग्रोथ जो है क्यों हुई आपकी इस सेक्टर में। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमारे जो वार्स हुए 1965 और 1971, इसकी वजह से जो है पूरी इकोनॉमी स्ट्रक डाउन हो गई, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बॉटलनेक था, फर्स्ट ऑयल शॉक, जो कि हमारे को वार के टाइम पे क्या हुआ कि बहुत ज्यादा हमारी इंडिया में तो बहुत ज्यादा मतलब आपका जो है ऑयल जो है एक्सट्रैक्ट होता नहीं है, तो हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे जो है फोकस करते हैं, लेकिन उनका क्या हुआ कि बहुत सब ज्यादा उनका भी टर्मोइल, वहां पे जो मुस्लिम मेजोरिटी सिया सुन्नी इनका आपस में जो है जो भी चलता रहता है, तो लड़ाई झगड़े होते रहते, तो इसकी वजह से हमने सबसे पहला जो है फर्स्ट शॉक का फेस किया 1973 में, जब हमारे पास पूरा जो ऑयल का रिजर्व था वो हमने लड़ाई या हमारे टैंक्स वगैरह डिपोर्ट करने के लिए जो है उसमें यूज कर दिए, तो हमारी मशीन्स वगैरह में जो है ऑयल मतलब ये सब चीजें जो है नहीं हो पाई, तो हमारी और जो है ग्रोथ रिटार्ड हो गई। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि बैलेंस अप्रोच बना के चलना है। तो लो ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर मतलब आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन या सेकेंडरी सेक्टर तो वैसे ही डिक्लाइन में चल रहा था, और ये वास वगैरह की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर भी काफी बूस्टअप नहीं हो पाया। द स्लैगनिंग ऑफ रियल इन्वेस्टमेंट स्पेशली इन द पब्लिक सेक्टर, और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी जो था वो आपका डिफेंस की फील्ड में अपनी सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, नेशन की सिक्योरिटी पे जा रहा था, तो पब्लिक सेक्टर फिर इस पे जो है ध्यान नहीं दे पा रहे थे। एंड द डिक्लाइन ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज फॉलोड बाय डिक्लाइन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ड्यू टू विच स्टिमुलस इन द इन्वेस्टमेंट। जब गवर्नमेंट ही पैसा नहीं लगाएगी तो प्राइवेट भी क्यों लगाएगा, तो इस वजह से ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो मॉडल था वही आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वही मतलब एक तरीके से डूबने लगा। एंड रॉन्ग इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ये जो 5 ईयर प्लान्स वगैरह थे वो भी बहुत ज्यादा गलत एक तरीके से हो गए, तो उसकी वजह से आपका क्या हुआ कि एट लास्ट हमारे डिक्लाइन होने लगा। तो ये जो है रीजंस आप अभी भी मतलब ये वॉर वगैरह 1965, 1977, 1971 ये सब आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको अभी लिखना है तो अभी भी कई बार मतलब एक तरीके से जो लड़ाई चलती रहती है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, तो बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूटेड सेक्टर है, तो इन सब चीजों को आप अभी भी क्वेश्चंस को फ्रेमवर्क कर सकते हैं। लेकिन आपसे सिंस इंडिपेंडेंस ही पूछा जा सकता है कि बहुत सारे क्या कारण रहे कि अभी भी हमारा इंडस्ट्रियल या सेकेंडरी सेक्टर इतना ज्यादा बूस्टअप नहीं हुआ है, या फिर सेकंड पूछ सकते हैं कि आज की डेट पे क्या रीजंस है, ठीक है। तो आप दोनों को इसको बना से सकते हो। उसके बाद जो है 1980 से जो है वो थर्ड फेज चालू होता है कि मतलब तब अपन ने सब लड़ाई वड़ाई लड़ ली, 71 का जो है इंडिया चाइना का युद्ध जो है हो गया। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब उसको हम रिकवरी फेज में कि क्या क्या हमने जो है लॉस बियर किया, एटलीस्ट हम उसको रिकवर तो कर ले, है ना। तो द पीरियड ऑफ 1980 कैन बी कंसिडर्ड द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रिकवरी। द पीरियड सॉ अ रिवाइवल इन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट। द पीरियड विटनेस एन इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट मोर देन 6% ड्यूरिंग 6th प्लान, 8.5% ड्यूरिंग 7th 5-year प्लान। तो आपकी फिर से धीरे धीरे जो नेगेटिव या 1 पर ग्रोथ पहुंच गई थी वो 6 और 8.5 पे भी पहुंची। एंड दिस पीरियड ऑल्सो वाज मार्क्ड बाय अ सिग्निफिकेंट रिकवरी इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर आपका बेसिकली जो गुड फॉर्मेशन का सेक्टर है इसमें थोड़ा सा रिकवरी हुई। तो अगर आपसे सिंस इंडिपेंडेंस पूछे तो आपके 3 पेजेस है, 50 से 65, 65 से 80 और 80 से आपका 91, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका ये देख रहे हैं कि अगर आप 80 से देखिए मतलब शुरू से आपका 8.6, फिर उसके बाद थोड़ा सा कभी रिटार्ड हुआ, फिर उसके बाद ग्रोथ 9.1, फिर उसके बाद देखेंगे है ना हम तो 1990 के बाद तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की हम बहुत ज्यादा जो है मतलब अपन दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट हो गए, तो हमारा पूरा जो है हम उनका पैसा भी नहीं चुका पा रहे थे। फिर IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, इंटरनेशनल बैंक है एक तरीके से, वो क्या करा उसने अपन को सपोर्ट किया और उसके बाद जो है हम सबका पैसे वगैरह चुका पाए, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज्यादा जो है इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी, है ना। तो ये सब कारण फिर से ना आए, इसीलिए जो है 1991 का ईयर काफी ज्यादा जो है मतलब स्पेसिफाई करके पढ़ा जाता है। तो उस समय आपका क्या हुआ कि LPG इरा बोलते हैं 1991 को, मतलब लिबरलाइजेशन हुआ, मतलब जो नॉर्म्स वगैरह है पॉलिसी इसके जो इतने टफ नॉर्म है कि किसी को इंडस्ट्री खोलनी है तो आपको इतना पेपर वर्क करना पड़ेगा, आपका ये चीजें पूरी फुलफिल होनी चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए आपके जो है उनको लिबरलाइज किया गया कि उनको डाइल्यूट किया गया कि नहीं आपको इतना पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका प्राइवेटाइजेशन करने लगा कि हर जगह गवर्नमेंट नहीं घुसेगी, प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और ग्लोबलाइजेशन की इंटरनेशनली भी वो
वर्ल्ड एक है, वासुदेव कुटुंबकम वाला जो है आइडियोलॉजी है ना, उसको कि ऐसा नहीं है कि जो है हमारा मतलब हमारे पास कोई नॉलेज है तो हम दूसरों को नहीं शेयर करेंगे, या पूरे वर्ल्ड लेवल पे कोई नॉलेज है वो इंडिया में शेयर नहीं होगी। तो इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है आपका, इसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। अबॉलिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में जो लिबरलाइजेशन में जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की आपको सिर्फ 5 साल का लाइसेंस मिलेगा, 10 साल का लाइसेंस मिलेगा, वो आपको ताउम्र जब तक कुछ प्रॉफिट नहीं अर्न कर लेती कंपनी, उस टाइप से जो है लाइसेंस चलने लगा। सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोसीजर्स एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट अप बिजनेस। तो बिजनेस की जो स्टार्ट करने के लिए जो पूरी प्रोसीजर्स थे, रेगुलेटरी मेजर्स थे, उनको ईजी कर दिया गया, रिडक्शन किया गया। जो पब्लिक सेक्टर्स वगैरह जो अपना इसका मतलब कि प्राइवेटाइजेशन ज्यादा हुआ, मतलब गवर्नमेंट जो हर जगह पैसा लगा रही है उसमें प्राइवेट्स का इन्वॉल्वमेंट किया, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट करने लगे, जो पहले से प्राइवेट की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या पीएसयूज है उसमें गवर्नमेंट क्या है प्राइवेट को अपने शेयर्स बेचने लगी। फॉरेन इन्वेस्टर्स को बुलाया गया इंडिया की फर्म पे, लिबरलाइज किया गया ट्रेड एक्सचेंज रेट पॉलिसीज, ठीक है। रिडक्शन इन एक्साइज ड्यूटी का वगैरह बहुत कम, मतलब आपकी बहुत ज्यादा थी। कस्टम ड्यूटी जो इंटरनेशनल मार्केट में आपको भेजना है वो बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा होती थी, तो अपन एक्सपोर्ट करने में बहुत महंगा पड़ जाता था प्रोडक्ट। और रिडक्शन इन इनकम एंड कोऑपरेटिव टैक्स टू प्रमोट बिजनेसेस। तो मतलब स्टार्टिंग में ही मतलब कंपनी खड़ी हुई नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, ये सब जो है फिर कंपनीज को पहले ही देना पड़ जाता था, इसलिए प्राइवेट सेक्टर्स बहुत ज्यादा जो है इस तरफ जो है अपनी मतलब एक तरीके से फोकस नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब इतना ज्यादा लिबरलाइज किया गया, प्राइवेटाइज किया गया, तो उनको भी लगा कि नहीं यार अब जो है हम इसको ये हमारा प्रॉफिटेबल सेक्टर हो सकता है। तो फिर धीरे धीरे आपका प्राइवेट सेक्टर जो है या आपका 1991 में जो एलपीजी एरा जो है वो इन सेक्टर्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्टअप किया उसमें, ओके। और उसके बाद हम क्योंकि ये पूछा जाता है कि 1991 में क्या क्या हुए, तो ये आपको 10-12 मतलब आपको नॉर्मल पॉइंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आपका 1991 में अगर हम देखा जाए तो मतलब उसके बाद हमारा 91-92 में जो हमारा एनुअल प्लान आया, उसके बाद हमारा 8 5 ईयर प्लान में आप ग्रोथ देख रहे हैं 7.3 6.3, तो मतलब तब भी पुराने से मतलब इससे तो आपकी अच्छी ही ग्रोथ हुई थी, ठीक है। तो इस टाइप ये आपका बेसिकली क्यों एलपीजी की जो पॉलिसी आई थी 1991-92 में उसके जो है रिपरकशंस थे। तो अब हम देख लेते हैं कि बेसिकली हमारी जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जिसको हम बोलते हैं 1991 की, उसके क्या क्या फीचर्स थे। तो बेसिकली हमने क्या कर दिया कि जो डी रिजर्वेशन कर दिया पब्लिक सेक्टर का। डी रिजर्वेशन मतलब पहले जो था सारे सेक्टर्स या सारी जो इकोनॉमीज थी या सारे जो डिपार्टमेंट थे वो सिर्फ और सिर्फ रिजर्व थे। किसके लिए? वो सिर्फ आपके रिजर्व थे बेसिकली आपके फॉर एग्जाम्पल पब्लिक के लिए, मतलब गवर्नमेंट भी ही सिर्फ जो है इन सेक्टर्स पे जो है है ना। तो बेसिकली जो पब्लिक सेक्टर है वो सब जो आपका जो बोलना चाहिए कि मोस्ट बेनिफिशियल, तो आपका जो है गवर्नमेंट को जो है गवर्नमेंट ने कहा कि हर सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ हम क्यों है जो है पैसा लगाएंगे। अगर गवर्नमेंट हर सेक्टर में घुसकर लगेगी तो आपका क्या होगा एट लास्ट की गवर्नमेंट फिर अपना मतलब डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट कैसे कर सकेगी, गवर्नमेंट अपनी सरकार कैसे चला पाएगी डिफेंस की फील्ड में, हर चीज में। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि डी रिजर्वेशन कर दिया। लेकिन कुछ जो कोर सेक्टर्स होते हैं लाइक आर्म्स, एमुलेशन, ये जो गन वगैरह जो बनाना, एटॉमिक एनर्जी का जो प्रोडक्शन है, मिनरल ऑयल है, रेल वगैरह की ट्रांसपोर्टेशन और माइनिंग, ये सब चीजें गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो कोर सेक्टर है हमारी इंडस्ट्री के या हमारी इंडिया के, उसको हमें क्या करेंगे कि उसको हम रिजर्व रखेंगे। बाकी उसके अलावा जो है हम क्या कर देंगे कि डी रिजर्वेशन कर देंगे, मतलब प्राइवेट सेक्टर्स का भी इन्वॉल्वमेंट रखेंगे हम अपनी इंडस्ट्रीज में या फिर अपने सेकेंडरी सेक्टर में। फिर उसके बाद सेकेंड चीज की गई कि डी लाइसेंसिंग, मतलब जो बहुत ज्यादा लाइसेंसी राज बोला जाता था कि मतलब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है बस उन्हीं को इजीली जो है लाइसेंस मिलता था, उसके अलावा उनको लाइसेंस मिल ही नहीं पाता था, है ना। तो वो सब चीजें आपकी कैसे होंगी, उन सब चीजों का क्या सॉल्यूशन है। तो इसके लिए जो है आपका क्या लेके आया गया, तो इसके लिए आपका लेके आया गया बेसिकली जो पूरा डी लाइसेंसिंग पॉलिसी है कि मतलब जो आपका शॉर्ट लिस्टेड जो इंडस्ट्रीज है उनका आपका क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज तो हमारा क्या हो गया कि डी रिजर्वेशन किया। फिर उसके बाद सेकेंडली हमने फोकस किया डी लाइसेंसिंग पे। ये जो बहुत ज्यादा लाइसेंसी राज है, बहुत ज्यादा हमें पेपर वर्क करना पड़ता था या फिर हमें गवर्नमेंट ऑफिसेस पे जो है बहुत ज्यादा मतलब घूमना पड़ता था कि ताकि हमको लाइसेंस वगैरह मिल सके। तो हमने क्या किया कि या गवर्नमेंट ने क्या किया कि लिबरलाइज कर दिए ये सब रूल्स को, नॉर्म्स को, लाइसेंस जो है कम कर दिए गए या फिर जो 5-5 साल के लिए लाइसेंस मिलते थे वो 20-20 साल के लिए मिलने लगे। उसकी जगह उसकी वजह
वजह से क्या हुआ कि सॉल्यूशंस जो है या फिर आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर थोड़ा सा बूस्टअप आया। ओके, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस, डिफेंस इक्विपमेंट, स्पेसिफाइड हजार्डियस केमिकल, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, सिगार, सिगरेट ऑफ टबैको एंड मैन्युफैक्चर टबैको सब्सटीट्यूट, तो इन सब चीजों पे बेसिकली आपकी जो है सिक्योरिटी ऑफ जो है इन सब चीजों पे जो है फोकस किया गया। और एट लास्ट आपका क्या रीजन सॉल्यूशन के निकाला गया कि हमें रिजर्वेशन को भी कम करना है और लाइसेंसेस राज को भी कम करना है। थर्ड चीज की जो पहले से गवर्नमेंट के पास जो ओन्ड जो सेक्टर्स थे, जो डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट ने क्या करने लगे, उसके शेयर्स भी प्राइवेट सेक्टर्स को देने लगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस इन्वेस्टमेंट, कि जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने पहले किया था उसको फिर से बेचना, उसको पहले से हटाना। ठीक है, उसके लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पहले क्या था कि कुछ सेक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ 47% ही आता था, क्योंकि 40 मेनली अगर 50% से ज्यादा होगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा, किसी भी सेक्टर में जिसकी भी पार्टनरशिप होगी तो उसकी जो है बोलबाला ज्यादा रहेगा। तो इसलिए धीरे धीरे लिबरलाइजेशन के फेज में आपका एफडीआई या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी 51%, 74%, और कई जगह तो आपका फूड सिक्योरिटी वगैरह में अगर अपन देखें तो यहाँ तो 100% भी किया हुआ है एफडीआई। ठीक है, उसके बाद फॉरेन टेक्नोलॉजिकल जो एग्रीमेंट्स हैं या फिर मतलब जो टेक्नोलॉजीज के रिगार्डिंग हम जो इतना ज्यादा रिटार्ड करते थे, हमको नॉलेज नहीं था इतना, तो उसके लिए देश विदेशों से हमने बूस्ट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स किए कि हमें जो है आप अपनी टेक्नोलॉजी साझा करें, उसके लिए हम कुछ अमाउंट देंगे, या फिर डायरेक्टली मशीन्स हमने मंगाई। ठीक है, और एमआरटीपी जो एक्ट होता है, जो बेसिकली जो कंपटीशन कमीशन जो आपका मिनिमम प्राइस होने चाहिए, रेट होने चाहिए, इन सब के लिए जो है एमआरटीपी एक्ट को जो है रन किया गया, ताकि जो है बहुत ज्यादा मतलब आपके मार्केट में कंपटीशन भी रहे। ये नहीं कि आपका जो है बहुत ही कम प्राइस कर दिया और इसकी वजह से दूसरे प्रोडक्ट या दूसरे जो कस्टमर्स या दूसरे जो वैल्यू एडिशन के जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग बहुत ज्यादा प्रॉफिट ना कमा पाए। तो इसलिए एमआरटीपी एक्ट लेके आया गया। ओके, उसका नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसके कुछ आउटकम्स भी हुए, ये तो हमने बना दी पॉलिसीज, लेकिन पॉलिसीज सिर्फ बनाने ही थोड़ी ना रहती है, उनके हमने आउटकम्स भी देखने चाहिए। तो हमने ये चीज तो ग्राफ में भी देखी, जो हमारा पॉइंट या 1 पॉइंट समथिंग या 0.06 पे जो जा रहा था 91 पे ग्राफ, वो आपका क्या है 7 या 6 तक भी ग्रोथ गई है 8th और 9th प्लान में। तो इसका कारण क्या है कि मतलब इसका रीजन क्या है कि वर्क जो ये पॉलिसी है वो अच्छी डायरेक्शन में बूस्ट हुई है। तो इसलिए तो मतलब आउटकम्स भी इससे आपसे अगर पूछ लिया जाए कि आपका जो है आउटकम्स क्या रहे, तो बेसिकली जो आज का लाइसेंसी राज को खत्म करना, परमिट्स को लिबरल करना, कोटा राज या फिर ये सब चीजों को मतलब ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को कम करने से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ा। ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट जो है यहाँ से डिस इन्वेस्टमेंट करके गवर्नमेंट अब दूसरी जगह पे भी फोकस करने लग गई और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स आ गए। उसके बाद मल्टीनेशनल जो कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उन्होंने भी अपने एसेट्स लगाना, अपना फाइनेंस लगाना जो है इस मार्केट या इंडस्ट्रियल सेक्टर पे जो है बूस्टअप करने लगे। उसके बाद स्पेसिफिक लाइक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट प्रोसेस होगा, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होंगे, या स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन्स वगैरह जहाँ पे आपको बिजली, पानी, लेबर फोर्स, ये सब चीजें जो है चीप रेट पे प्रोवाइड होंगी। तो इस टाइप से जो है प्रॉपर डेडिकेटेड कॉरिडोर्स बना गए, यूनिट्स बनाई गई, ताकि हम और ज्यादा से ज्यादा जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्टअप कर सके। लेकिन तब भी हमारे यहाँ पे कुछ जो है लिमिटेशन आज भी देखे जाते हैं इंडिया में इंडस्ट्रियल पॉलिसीज से रिलेटेड। तो वो क्या है, स्टैग्नेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। क्या अभी हम भी देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्टअप तो कर रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो रहा है, लेकिन वो भी काफी स्टैग्नेंट है, रुका हुआ है। वो भी देखा जाए तो मैक्सिमम 16% जो है जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद से ये चीज ग्रोथ रुकी हुई है। ठीक है, तो इस ग्रोथ को हमें और फोकस करना है। डिस्टॉर्शन इन इंडस्ट्रियल पैटर्न ओइंग टू सिलेक्टिव इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब हम क्या देखते हैं, मतलब आप देखेंगे ज्यादातर कि आपके जो है बेसिकली पावर सेक्टर, मशीन सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, मतलब स्पेसिफिक टेक सेक्टर्स पे ही जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आता है या एफडीआई या फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, और सेक्टर्स जो होते हैं अभी भी पिछड़े हुए हैं। तो यही कारण आपके स्टैग्नेंट मैन्युफैक्चरिंग का भी है, और यही कारण जो है इनफ्लो ऑफ द इन्वेस्टमेंट का भी पर्टिकुलर सेक्टर में स्ट्रगल डाउन है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट ज्यादा है। तो प्राइवेट सेक्टर वहीं पे आएगा जहां पे प्रॉफिटेबल मार्जिन ज्यादा होगा। उसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेबर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब कोई फैक्ट्री खुल रही है तो उसके लिए लेबर जो है दूसरी जगह तक डिस्प्लेस हो रही है। तो ये सब कारण जो है इसके लिमिटेशंस हैं, है ना। फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें कि हमारे पास ये तो हमारे कारण हो गए कि क्या क्या कारण है जो अभी भी हमें इन फोकस रखना है कि नई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज या इंडस्ट्रियल सेक्टर को जब हमें बूस्ट अप करना है तो हमें क्या क्या सॉल्यूशंस लेने हैं। तो एट लास्ट हम यही बोलेंगे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इन इंडिया हैव टेकन अ शिफ्ट फ्रॉम प्रीडोमिनेंटली सोशलिस्टिक पैटर्न। जो सोशलिस्टिक पैटर्न मीन्स कि गवर्नमेंट का कहना था कि भले कोई इंसान कमा पा रहा है कि नहीं कमा पा रहा, लेकिन गवर्नमेंट सबके लिए करेगी, सबको जो है आपका पैसा देगी, मतलब कोई भी इंसान भूखा नहीं रहना चाहिए, भूखा नहीं सोना चाहिए, इस टाइप
आपकी आइडियोलॉजी, आपके सोशलिस्टिक के सोशल फिनोमिनास को जो है देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए जो है अपनी इकोनॉमी या अपने पैटर्न या अपनी गवर्नमेंट को रन करना, ठीक है। लेकिन उससे धीरे धीरे हम 1991 में क्या हो गए, कैपिटलिस्ट मतलब जैसे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो है ज्यादा आपका इनॉर्मस आ गया। सोशलिस्टिक में गवर्नमेंट आपकी जो है वर्क करती है, कैपिटलिस्ट में प्राइवेट, और प्राइवेट क्या करेगा, अपना प्रॉफिट देखेगा, उसको कंज्यूमर की नीड पता होनी चाहिए बस, और कंज्यूमर उसे खरीदे, कंज्यूमर को फ्री फोकट में नहीं देगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसने बिजनेस के लिए जो है किसी फैक्ट्री या किसी इंडस्ट्री में पैसे लगाए हैं, राइट। तो ये सब चीजें आपकी देखते जो हुए जो है सोशलिस्टिक पैटर्न को फॉलो किया जाता है। फिर इंडिया नाउ हैज मच लिबरलाइज्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजीम फोकसिंग ऑन इंक्रीज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड लेसर रेगुलेशन। तो मतलब गवर्नमेंट इंडिया ने जो लिबरलाइजेशन किया, डी लाइसेंसिंग की, डिसइन्वेस्टमेंट किया, उसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो रिजीम्स है वो और ज्यादा जो है लेस रेगुलेटेड हो गए, लेसर रेगुलेशंस हो गए, और इन्वेस्टमेंट भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा आने लगी। क्योंकि कोई भी इंसान अगर बहुत ज्यादा नॉर्म्स होंगे, बहुत ज्यादा जो है मतलब नॉन लिबरल जो होगी फैक्ट्रीज होंगी, तो वहां पे अपना पैसा लगाने में डरता है कि यार पैसा तो लगा दिया कहीं फंस ना जाए, तो इसलिए बहुत ज्यादा लिबरल है कि आपको कब पैसा लगाना है, कब पैसे निकालना है, आप ये सब चीजें जो है कर सकते हैं। तो उसकी वजह से एट लास्ट क्या हुआ कि बहुत ही ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन निकला आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन का, है ना। उसके बाद जो या फिर एलपीजी इरा का 1991, उसके बाद इंडिया की जैसे कि हम कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स होती है लाइक डूइंग वर्ल्ड बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, है ना, जिसमें इंडिया की 77th रैंक आने लगी। जीएसटी टैक्स वगैरह का जो रिजीम है उसमें उसकी वजह से भी काफी ज्यादा तो है ये आपके जो और स्मूथनिंग हो गई फंक्शनिंग काय की इंडस्ट्रियलाइजेशन की, और लॉन्ग टर्म गेन, कैपिटल गेन टैक्स वगैरह जो है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जो सेक्टर्स वाले जो आपका जो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स या एक्सपोर्ट के लिए एक्साइज मतलब आपके जो कस्टम ड्यूटीज ये सब चीजें देते हैं, वो भी आपका पूरा एक ही उसमें जीएसटी में आ गया, तो सबस्यूम हो गया। तो मतलब जो ओवर बर्डन ऑफ टैक्स या टैक्स ऑन टैक्स वगैरह से कास्केडिंग इफेक्ट जो आ रहा था वो सब चीजें जो है और लिबरल हो गई। तो इसकी वजह से एट लास्ट क्या हुआ कि आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर और बूस्टअप हो गया। तो इन फ्यूचर जो है लोग और इसमें जो है फोकस करना चाहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा जो कि पूछा जाता है अपना बेसिकली कि सिंस पहले तो ब्रिटिश इरा में हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा था या सेकेंडरी सेक्टर कैसा था, उसके बाद फिर जो है प्री इंडिपेंडेंस, मिडिल ऑफ द इंडिपेंडेंस या वार्स वगैरह जो हुए 1971 का इंडिया चाइना वार वगैरह जो हुए उसकी वजह का उसके क्या रिपरकशन थे, और फिर 1991 की जो ग्रेट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बोली जाती है एलपीजी इरा की पॉलिसीज, उसकी वजह से इंडिया में क्या क्या रिपरकशंस आए। सो दैट्स ऑल कि हमने, और इसके जो है वे फॉरवर्ड उसमें भी क्या क्या लिमिटेशंस है जिसे हमें फॉलो अप करना है नेक्स्ट ऑनगोइंग इंडस्ट्रियलाइज पॉलिसीज के लिए जो गवर्नमेंट को मद्देनजर रखनी चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीजों को हमने आज के लेक्चर में जो है कवर किया। आई होप आपको जो है आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। चलिए तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। दैट्स ऑल फॉर today's lecture. Thank you and have a good day.